और आप लोग एक क्या 12 बजे से लगातार बातें हो रही हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने इतने विस्तार से तमाम बातें रखी हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनका दोहराव न हो सके। देखिए, यह जो छात्र आंदोलन है, देख करके हमको एक दिन रात में प्रियंका ने फ़ोन किया। हालांकि सबकी नज़र रहती ही है। प्रियंका ने कहा कि क्या हुआ, दिल्ली नहीं जा रहे हैं? मैं अकबका गया कि दिल्ली जा रहे हैं, हुआ क्या भाई? सामान्यतः हम लोग जिस उम्र के पड़ाव पे हैं या हम लोगों का जो पेशा है, तुरंत दौड़ के कूद के जाने में एक हेजिटेशन है, अपने तरह का लापरवाही है, अपने तरह का एक पिछड़ापन है। बहुत लोग सुन करके चले गए और प्रियंका भी बोली मेरा मन है जाने का। गई नहीं गई, मतलब ये जो मन है जाने का पूरे देश के नौजवानों में, नौजवान बच्ची है वो। उस दिन रात में मैं ठीक से सोया नहीं कि मेरी क्या उम्र ऐसी हो गई है कि मैं नहीं जा सकता हूँ। बहुत तरह की बातें मैं सोचता रहा। तो देखिए, यह जो आंदोलन है, मुद्दों के स्तर पर आप लोग चाहे जितना सीमित करके बतिया लीजिए, और मैं समाजवादी क्रांति की सारी बातें की जो आशाएं हैं इस पर थोप लीजिए और इतना बड़ा कद खड़ा कर दीजिए और कहिए कि ये कोई मुद्दा हुआ। ये मामला नहीं है भाई। इस डेमोक्रेसी में, माने पूंजीवाद में, आप समाजवादी शिक्षा की कल्पना कर सकते हैं, कह सकते हैं, वह तो समाजवादी क्रांति से ही हो सकता है। लेकिन इस डेमोक्रेसी में, जिसको तथाकथित डेमोक्रेसी कहते हैं, इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है, इन चीज़ों को यह आंदोलन दिखा दिया। कैसे दिखाया? पास की एक बड़ी खूबसूरत कविता है, जिंदगी कंदराओं में छुप के प्रार्थना करने का नाम नहीं है। जिंदगी प्रार्थना करने का नाम नहीं है, कंदराओं में छुप करके। वह तो बीच चौराहे पे खड़ा होकर के खिलखिला उठे हाथ उठा करके और पूरा चक्का जाम कर दे। आपको सब लोगों ने मीडिया में वह दृश्य देखा है। एक नौजवान कहता है, आओ आओ मारो मारो, मुझे गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो, मार दो। उसमें कितनी लाठियां बरसी हुई हैं। वो नौजवान कहता है, यह है पास की कविता। मैं ये बातें भावनाओं में ज़रूर कह रहा हूँ। यह बातें भावुकता में लग सकती है। कविताओं का स्वर ज़्यादातर बौद्धिक नहीं, भावुक ही होता है। बौद्धिकता उसमें नमक की तरह मिली होती है। यह आंदोलन उस कविता के यथार्थ को साक्षात जंतर मंतर के और पार्लियामेंट के बीच के उस चौराहे पर, आप ध्यान दीजिए, पार्लियामेंट स्ट्रीट वहाँ से शुरू होता है। इसकी अभिव्यंजना में आप लोग सोचिए ना सोचिए, अभिधा में ही मैं कह रहा हूँ। जंतर मंतर से निकल करके पार्लियामेंट तक जाने के बीच में जो पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो चौराहा है, उस चौराहे पर यह सीन क्रिएट नहीं होता है, क्षमा करें, यह सीन हो जाता है, क्रिएट नहीं किया जाता है। खैर, बात मैं जहाँ से शुरू करना चाह रहा था, इस आंदोलन के क्या मायने हो सकते हैं। आज़ादी के बाद जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी में पूंजी का प्रवाह आगे बढ़ा,
और 90 तक आते आते जिस मजबूती के साथ उसने अपना सब कुछ पांव पसार लिया हमारे घर आंगन तक, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति रही हम सब जानते हैं। पेपर लीक जरूर एक बहाना है, पेपर लीक और ये जो आंदोलन है, इसका जो पूरा उत्साह है, इसका जो चरम है, लहरों का जो उठान है, यह एक दिन में नहीं होता है, नहीं हो सकता है। बीच बीच में बहुत लोग किए, नहीं हुआ। आज क्यों हुआ? क्या काकरोच शब्द एक, कई साथियों ने इस बात को उठाया, एक व्यंग्यात्मकता के नाम से लेकर के ही हो गया? वही बात नहीं है। हमारे देश की पूरे शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा का बजट था 2014 तक, उससे पहले तक 4 पॉइंट कुछ बजट था, ध्यान रखिएगा। और 26 आते आते वह 2-2.5% हो गया। भैया 3 से थोड़ा सा ऊपर 4 तक गया ही नहीं है कभी, 6 तक का। चलिए 4 हम बोल रहे हैं, 4 गया ही नहीं। जो हमारा डाटा जो बता रहा है, आप लोग देख लीजिएगा 4। एक समय तो 1 पॉइंट कुछ था, 2.5 तक चढ़ा था, ये अभी काट और उसमें भी कुछ पैसे को दूसरे तरह की योजनाओं में या और तरह के कामों में लगा दिया गया। इस तरह से शिक्षा के अवसर को अपने भाई पैसा रुपया तो चाहिए ही, पूंजीवादी शिक्षा प्रणाली के लिए भी ठीक ठाक चलाने के लिए रुपया पैसा चाहिए। वह रुपया पैसा सरकार नहीं देना चाहती। इतना पैसा दे के क्या करेंगे? क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है, ठीक ठाक पढ़ता है, हायर एजुकेशन में जाता है, वह सरकार विरोधी हो जाता है। ये बड़ी समस्या हो गई है। वह बुद्धि, मतलब बीजेपी की बुद्धि का विरोधी हो जाता है, आरएसएस का विरोधी हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है। तो ऐसे में उस पर पैसा खर्च करके, यही हाल स्वास्थ्य का भी है। हम दूसरे देशों की तुलना नहीं करना चाहते, फिर भी चीन का कर लीजिए, उसकी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरी है। वहाँ 9% शिक्षा पर खर्च होता है और हमारे यहाँ 2-2.5%। उसकी बड़ी व्यवस्था, इतना में 9%, हमारा इतने में ही 9%, अरे 2%। तो ये हालत है। इसके साथ नौकरियों का 2022-23 का आप डाटा देखेंगे, स्किल्ड इंडिया का एक नारा दिया गया कि हम देश को इतना रोजगार हेन तेन क्या देंगे, उसके लिए तो भाई जरूरी है स्किल पैदा करें। जो आदमी बीए करता है, एमए करता है, वो कुछ जानता ही नहीं, कुछ करना ही नहीं जानता। माने एक तौहीनी की गई हमारे खुद की दी हुई डिग्री का। हाँ, और कहा गया कि इनको स्किल्ड इनका बनाओ। उसके लिए करोड़ों रुपया खर्चा किया गया और निकाला गया कि हम 14 नहीं करोड़ों का रोजगार देंगे। उसमें फॉर्म भरा गया, आप याद रखिएगा, 22-23 के डाटा है, सरकारी डाटा से बात कर रहा हूँ। 14 करोड़ लोगों का फॉर्म आया और रोजगार मिला 7 लाख। परसेंटेज में जाएंगे तो 0.33। क्या मतलब है? एक आदमी को भी रोजगार नहीं मिला। 1% भी होता तो कुछ बात समझ में आती। पेपर लीक तो हुआ ही है सैकड़ों बार। हमारे सामने कई बच्चे हैं, इसमें से कई बच्चे हैं जो पिछले 5 साल से लगातार रगड़ रहे हैं। इसका इनकी प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं है, हम जानते हैं। प्रशांत बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चा है, और कई लोग, प्रियंका, कई लोग हैं, खुद मेरी बेटी, और कई बच्चे हैं, किसले है, प्रदीप है, सब लोग अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं।
पिछले 5 साल से 10 साल से घिस रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि टैलेंट नहीं है, लेकिन सरकार कहती कि टैलेंट नहीं है, तुम लोग कुछ जानते ही नहीं हो। बढ़िया से बीएड के लिए टेस्ट दो, बीएड पास करो, बीएड और बीएड का एडमिशन लो, बीएड पास कर लिया ना, ये योग्यता की कोई निशानी नहीं है। टेट दो, सीटेट दो, सीटेट टेट पास कर लिया, उसके बाद ना इतने से काम नहीं होगा, इतने की वैकेंसी है, इसके लिए परीक्षा दो। एक छात्र के लिए, नौजवान के लिए इतनी ज़्यादा घेराबंदी, गजब हो गया भाई। चक्रव्यूह, सही है। एक नौजवान को, छात्र को चक्रव्यूह में डाल दिया गया है। शासन चला हुआ चारों पास वही तक काम चलेगा। परीक्षा दे रहा है, लीक तो छोड़ दीजिए, हो ही रहा है। परीक्षा अचानक रिजल्ट कैंसिल, अरे बेकार हो गया, फिर परीक्षा हो गया, कुछ नहीं, उसका रिजल्ट ही नहीं देगा 5 साल। लो बेवा, 30 साल का बच्चा हो गया है, 5 साल के बाद वो एज ओवर हो गई। इतने तरह की दुर्व्यवस्थाएं हैं हमारे तथाकथित डेमोक्रेटिक सिस्टम में शिक्षा को लेकर के कि बच्चा क्या करेगा। 14 से लेकर के 26 तक आते आते उसका दिमाग पक गया, ठहर गया, जम गया। उधर पूंजी, इंटरनेट की दुनिया, ख्वाबों की दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया। उसने एक विशेष क्लास को शिक्षित किया, दीक्षित किया। एक बच्चा जो है, देखिए यहाँ बैठा हुआ है, कई बच्चे हैं, कई लड़के लड़कियां हैं, वो इतना जानते हैं हम आप नहीं जानते हैं। और वह बच्चा इंटरनेट से लेकर के तमाम चीज़ों के बारे में निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा जानता है। वह जो है हमारे इतिहास को अच्छा से जानता है, दुनिया के इतिहास को। और तब वह बनता है जेन जी। जेन जी केवल उम्र का मामला नहीं है भाई। एक गांव में निहायत ही पिछड़ा हुआ बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर पाया है, कंप्यूटर नहीं जानता है, नेट से परिचित नहीं है, भले उसकी उम्र 14 से 28 के बीच में है, वह जेन जी नहीं है। चौंकिएगा नहीं, जेन जी की अवधारणा को समझना पड़ेगा। और हमारे जैसे बुढ़े मजाक उड़ाते हैं, अरे जेन जी वाले हैं, जैसे लगता है कि जेन जी न हुआ कोई बड़ा पिछड़ा या और भूत हो गया, बेकार हो गया। जेन जी का मतलब बहुत बड़ा है। पूंजी ने जो पैदा किया संत्राश, उसके बीच से उसी का खा के पी के, उसी का सीख के, उसी पूंजी ने जिस जनरेशन को पैदा किया, वह जनरेशन है जेन जी। रह गई दिशाएं, इसी पर एक उपन्यास है संजीव का। उसका जो नायक है वह सरागोशी बोलते हैं ना, माँ का जो बच्चा पैदा होता है, सरोगेसी। वह एक बड़ा कारपोरेट का बच्चा है। वह खुद अपने आप में कारपोरेट है, लेकिन कारपोरेट मालिक है बहुत बड़ा, उसका बच्चा है। और अंत में वह कारपोरेट मरता है, जनता नहीं मारती है, वो अपने अंतर्विरोधों से मरता है, मरना ही है उम्र के बाद। वह बच्चा कहता है कि ये जो साम्राज्य है जो मुझे मिला हुआ है पूंजी का विरासत में, हम इसको क्या करेंगे। मतलब कारपोरेट और पूंजी ने उस बच्चे का निर्माण किया जो खुद उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और हम लोग कहाँ खड़े हैं? अगर उस उपन्यास में एक बेला नाम की नायिका है जो आंदोलन करती है कारपोरेट के खिलाफ, हम लोग अभी वहीं पे खड़े हैं, पीपल के छांव के नीचे आंदोलन करेंगे हम लोग।
वही झंडा लेके, लाल झंडा, हरा झंडा, जो भी है, पुरानी चीज़ें लेकर के हम चलेंगे। आज उन पुरानी चीज़ों का मसला नहीं है भाई। जितनी बेला, जितने हम, उतना ही कारपोरेट का वह बच्चा भी। कौन है ये? जेन जी। हमारी बेटी जाती है जेएनयू में, टीस में, हैदराबाद में, जेन जी बन जाती है। आर्थिक मसला जरूर है कि थोड़ा सा मध्य वर्ग का जो बच्चा है वो शायद अंग्रेजी मीडियम वाले। और एक बात है, अंग्रेजी मीडियम, अब हम अंग्रेजी से नफरत नहीं कर सकते, वो ज़माना गया। अब जेन जी आ गया है। पहले था ना, अरे अंग्रेजी वाले। अब हम केवल हिंदी में रहेंगे तो पिछड़ ही रहे हैं। तो जो भी बच्चा, चाहे गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है, अगर उसे इस संविधान के थोड़े बहुत सुराग और रिजर्वेशन के माध्यम से, गार्जियन की तत्परता से थोड़ा अवसर मिलता है और बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े कॉलेजों में पहुंचता है, उसे जेन जी बनने से कोई रोक नहीं सकता। और क्या है जेन जी में? सेक्स पर बहुत खुलेआम बात करेगा और प्रेम करेगा खुलेआम, लेकिन किसी लड़की को छेड़ेगा नहीं। वह रेपिस्ट नहीं होगा। हमारी पीढ़ी के, मतलब हम जो जेन जी से पहले वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, चाहे बेबी, क्या बोलते हैं, हाँ, मिलेनियल्स और बेबी बूमर्स। ये जो जनरेशन है ये घोर जातिवादी है, घोर अंधविश्वासी है, रेपिस्ट है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, सामान्यतः अंधविश्वासी है, आरएसएस के पीछे चलेगी। उसके बाद की जो जनरेशन आई है वह जनरेशन अद्भुत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वह क्रांति करने जा रही है, लेकिन वह क्रांति से कम भी नहीं है। इतने तरह तरह के नारे लगे इस आंदोलन में, आप लोग सुने होंगे, अद्भुत अद्भुत मीम्स, तो इतना क्रिएशन। हम बैठ के नाटक लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट कर रहे हैं, पंकज जी पेंटिंग बनाते हैं, वहाँ आंदोलन में बच्चे 12वीं से लेके BA MA वाले बैठे बैठे नाटक कर रहे हैं। रात में, दिन में लाठी खा के आए हैं, रात में थिएटर कर रहे हैं, रात में पेंटिंग बना रहे हैं, रात में पोस्टर बना रहे हैं। हम उनको क्या कहेंगे भाई, इसी नाम पे कि इनका मुद्दा छोटा है। आप केवल ये भी जान लीजिए, वो आंदोलन करते हुए समझ रहे हैं कि केवल धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा ही मेन मुद्दा नहीं, और 2-3 मुद्दे हैं हालांकि, जिसको ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन ये जो 30 साल का, ये जो 12 साल का, 14 साल का, और हम तो कहेंगे आज़ादी के बाद का, इमरजेंसी और जेपी आंदोलन के बाद का जो पूरा ठहराव है, उस ठहराव को तोड़ा है जेन जी। जेन जी में हम कह रहे हैं कि उसमें दिशा छात्र के भी बच्चे हैं, SFI के भी हैं, वो भी जेन जी के हैं, ऐसा के भी हैं, AIDSO के भी हैं। ये सब हैं, सब कहीं न कहीं जेन जी। भाई पढ़ने जाएंगे, अच्छी जगह पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो स्वाभाविक है वो पूरे उस टेक्नोलॉजी से, उस भाषा से। ब्रो सुनते हम लोग गलियाते हैं, इस साला क्या ब्रो बोल रहा है, हेलो ब्रो, अरे सिगरेट तो दे दो, लेकिन उसकी भाषा वही है, ब्रदर को ब्रो कर दिया। ये जो पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर की भाषा में इमोजी और संकेतात्मक चिन्हों के माध्यम से आती हैं, उन सारे संकेतों को पकड़ लिया। क्या सभ्यता के हम शुरुआत में जा रहे हैं, जहाँ भित्त चित्रों पर वो चित्र बनाए हैं मानव सभ्यता के पूरा, जब अभी भाषा बने, लिपि नहीं आई थी। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते।
यह एक नई भाषा है। हिंदी है, लेकिन वह हिंदी नहीं है। पिछले 12 साल से आरएसएस और बीजेपी ने जिस तत्सम शब्दावली का इस्तेमाल किया, राम आएंगे और प्रतिज्ञा, प्रतिष्ठा, ऐसे ऐसे तत्सम शब्दावली जो हमारी आम जनता, आम बच्चा नहीं समझता था। आप लोग जानते हैं, ऐसे ऐसे शब्दावली धर्म में है। और चूंकि ऋग्वेद से आएगा, संस्कृत से लिया हुआ शब्द है, संस्कृत से तमाम ऐसे भाव हैं जो वही लोग चाहते हैं कि यही शब्द आए। वो नहीं समझती जनता, और वह धीरे धीरे होने लगा था। लेकिन जैन जी ने उन शब्दों के महिमा को, आच्छादन को तोड़ दिया। जनता के शब्द ला दिया उसने, अपने शब्द लाए जो पूरे ग्लोबल के स्तर पर चल रहा है। वह जैन जी यहाँ भी है, वह जैन जी अमेरिका में भी है। यह आंदोलन भी आप लोग देखे होंगे, लंदन में हुआ, अमेरिका में हुआ, कहाँ नहीं हुआ। चलिए मुद्दा की बात छोड़िए, यह मानवतावाद नहीं है, यह मानवतावादी आंदोलन नहीं है क्या? बर्बरता के बेहिसाब तब जहां उनके ऊपर बरसाई गई लाठियां। अब लाठी चार्ज तो पुराना शब्द है, हम तो कहेंगे ये लाठी थी किसी के हाथ में, किसी पुलिस वाले के, क्योंकि शब्द है लाठी चार्ज। लाठी की जगह वो राड नुमा जो टाटा बिरला के फैक्ट्रियों से जो बन करके आ रहा है और उसमें स्पेशली किल स्टील का लगाया गया है, उससे मारा गया बच्चों। 2 दिन तक मैं मोबाइल बंद करके रख दिया, मोबाइल देखा नहीं जा रहा था। जिस तरह से आंसू गैस, जिस तरह से पानी, और वो क्या गन, पायलट गन, कौन है लोग? ये किस तरह की सत्ता और स्टेट है? यही पूंजीवादी स्टेट है जो आज इस चरण में पहुंच गया है। और जिस तरह से हमें जमा दिया था, अभी बच्ची बोल रही थी कि मुझे लगता था कि अब कुछ होगा नहीं इस देश में। और वह बच्ची केवल उस बच्ची की आवाज़ नहीं है, प्रियंका बोल रही थी, यह आवाज़ प्रियंका की नहीं है, यह देश में करोड़ों बच्चों और करोड़ों नागरिकों की आवाज़ है। एहसास है, आवाज़ तो ठीक नहीं कहेंगे, फीलिंग्स है, एहसास है कि अरे अब इस देश में क्या होगा। ये जिस तरह से एक दूसरी जनता चुन लिए हैं, अब हम लोग वोट देने का भी कोई मतलब नहीं है, कहीं प्रदर्शन करो कुछ होता नहीं है। ये पूरी फीलिंग्स है हमारे जनता की और बच्चों की। प्रियंका अभी बोल गई यहाँ से। और बड़े बड़े बुद्धिजीवी जिनको तथाकथित वामपंथी भी कहते हैं, और सोशल डेमोक्रेट भी, लिबरल भी यही सोचते थे कि यहाँ बड़ी बड़ी आर्मी है, ये है वह है, कुछ नहीं हो सकता भाई। कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता? हो गया सुराग। जिससे लगा कि सांसें हमारी अटकी हुई थी, 20 तारीख की शाम को जैसे लगा हा, हम कितने बढ़िया आबो हवा में आ गए, हम अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। साक्रेटिस को जानते हैं ना, मारा गया था, सवाल नहीं करना है, जहर दे। और वैसे ही हम सब साक्रेटिसों को मारा गया था 12 साल से, 30 साल से, 50 साल से, 70 साल से, आज़ादी के बाद से। ठीक है, जेपी आंदोलन का था, जेपी आंदोलन और इस आंदोलन में बहुत फ़र्क है। वो अलग विषय है, उस पर बात कभी करेंगे हम लोग। जो ज़रूरी चीज़ें छूट रही है हमको, हाँ, बहुत सारे बदनाम किए। अरे इतने अश्लील शब्द आ ही रहे थे। आप लोग सुनते हैं ना, क्या लवणेन भोज्यम, इस तरह का एक श्लोक है 4 लाइन का,
माने भोजन में लवण नमक को बोलते हैं, उसको बड़े अर्थ में। उसका जिस तरह से मीम बनाया गया, माने पर्दा देख के हंसी आती थी, स्क्रीन मोबाइल का। और यह आंदोलन जो शुरू तो हुआ वर्चुअली, लेकिन वर्चुअल को तोड़ दिया मोबाइल और इंटरनेट और टीवी के पर्दे को तोड़कर फोड़कर देश के रग रग में रियल में उतर आया। इस मायने में यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन, और हम इसको सलाम करते हैं। ज़रूर कमजोरियां रही हैं, हम इतने से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हमारे साथियों ने शिक्षा व्यवस्था के जो कुछ आयाम बताए, प्रसेन जी, नगीना जी, हम लड़ाई वहाँ तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन वह लड़ाई यहीं से शुरू होती है। इस शुरुआत के बगैर हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। इतने नारे आए, लेकिन भगत सिंह की तस्वीर और उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद खत्म नहीं हुआ इस आंदोलन में। आप लोग देख लीजिएगा, सारे नारे अप्रासंगिक हो गए तमाम पार्टियों के, लेकिन भगत सिंह का नारा इनकलाब जिंदाबाद अप्रासंगिक नहीं हुआ। तो क्या यह इनकलाब की शुरुआत है? क्या हम इनकलाब में विश्वास कर सकते हैं? क्या इनकलाब के प्रति हमारी गतिविधियां बढ़ सकती हैं? अगर हम समाजवादी शिक्षा की बात करते हैं जाने अनजाने, तो उसके लिए तो इस इनकलाब को झेलना पड़ेगा भाई। इसका ये मतलब नहीं है भगत सिंह की ही भाषा में कि वह बम पिस्तौल की संस्कृति नहीं है इनकलाब। यह इनकलाब जो शुरू होता है, और ये सत्ताएं, ये पावर, ये अपने संकट में परेशान हैं। 360 का आंकड़ा केवल दिख रहा है आज मोदी और अमित शाह को। 360 छोड़ करके कुछ सोचना ही नहीं चाहते। शिक्षा जाए भाड़ में, छात्र मरे, जिए खपे, लेकिन हाँ, उनके लिए जरूर व्यवस्था कर दिए थे। पांडे जी भी बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे। आरएसएस के गुंडों को स्पेशली ट्रेनिंग दे करके पुलिस के भीतर छोड़ा गया, पुलिस के साथ नाभिनाल बद्ध किया गया, उनके साथ गठबंधन किया गया। चुपचाप बैठे रहते थे विदुक के, जो ही पुलिस आती थी पुलिस के साथ खड़ा होकर के ऐसे ही भरत जी जा रहे हैं मारना शुरू, फलाने जी जा रहे हैं मारना शुरू। तो यह जो गठबंधन है सत्ता और फासिस्ट का, सत्ता वैसे ही फासिस्ट होती है, लेकिन सत्ता के साथ आरएसएस उसको क्या कहेंगे, अंधविश्वास, इस तरह के लोगों के साथ जो गठबंधन है वो हमारे लिए भविष्य की चेतावनी भी है। और यह गठबंधन और तेज होगा और गाढ़ा होगा। आने वाला दिन और खून खराबा वाला दिन होगा, अशांत होगा, लेकिन वही दिन बसंत का वज्रनाद भी होगा। आज हर बच्चा प्रियंका की तरह खुश है, उत्साहित है। उसके ऊपर से पत्थर चाहे तात्कालिक रूप से हो, अल्पकालिक रूप से हो, हट गया है, वह खुश है। तो इस तरह से मैं तो छात्र आंदोलन के मायने को इसी तरह से देख रहा हूँ। आप लोग इतनी देर तक सुने, बैठे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर पांडे जी, प्रसेन जी को इतना खूबसूरत गीत सुनाए। हमारे बीच एक नया लड़का आज जो है संचालन किया, अभिषेक, अखिलेश, सॉरी मैं बार बार अभिषेक बोल जाता हूँ, मैं जस्ट धन्यवाद का और अलग से नहीं रखेंगे, ये हर बार मैं चुरा लेता हूँ, छीन लेता हूँ धन्यवाद ज्ञापन का भूमिका। अब इस अखिलेश जो है बीटेक पास, एक होनहार बच्चे हैं और लगभग जेन जी में ही हैं वो, भले देखने में दाढ़ी उड़ी बढ़ा करके, और बहुत खूबसूरत संचालन किए।
उनको विशेष रूप से धन्यवाद। नगीना जी अब और कृष्णलय बहुत देर से आए, लेकिन अंत आए, दुरुस्त आए, शामिल हुए, अपनी बातों को रखा। जेपी हमारे प्रधान, एक्टिंग प्रधान, वो भी आए। हमारे मुर्की से कई बच्चे आए। रंजीत पूरी तरह से लगा रहा वीडियोग्राफी पर। सुदर्शन जी हैं जो बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो जम के आते हैं और इतने खूबसूरत ढंग से कई बातों को उन्होंने रखा। हमारे पंकज जी एक राष्ट्रीय कलाकार हमारे बीच में है, जिसका मैंने परिचय दिया ही। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे टूटे फूटे इस सभागार का जो व्यवस्थापक जो है प्रदीप यादव, उसको विशेष रूप से धन्यवाद। प्रियंका तो अपनी बच्ची है, गाजीपुर से हांफते दौड़ते चली आई और उसने जो अपना अनुभव शेयर किया, यह पूरा सभागार गदगद हो गया। शिव कुमार जी, अभी हम बोले होते, गीत सुनाए होते, कई ऐसे गीत गाने वाले लोग हैं, लेकिन हम नहीं बोल पाए, समय भी नहीं था। भरत जी ने पूरा वो रखा, एकदम प्रथम ही पहली बार ही विषय प्रवर्तन किया भरत जी ने, तो ये मुझे अच्छा लगा। रामाश्रय जी का बच्चा और कई लोग जो बोले नहीं, उनको दिया जाता तो बोल सकते थे, इसलिए बोल सकता था। रमाशंकर चुपचाप नेपथ्य में बैठे रहे, बोल सकते थे। खुन्नू जी भी हैं। तो आप सबको, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के गोष्ठियों में आप लोग आइए, बैठिए, बातें करिए, बोलिए। केवल सुनना नहीं है, बोलना है। हम लोग सामान्यतः प्रियंका से नहीं बोलवा, प्रियंका को तो मंच पर भी बैठाए, तो वो तो नीचे दर्री पर बैठने वाली लड़की, उसको मंच रास नहीं आया। बोलते हैं ना, प्रजा को जो है, गरीब को आप राजा वाला गद्दा दे दीजिए, उसको नींद नहीं आएगी, वो बैठे बैठे उब गई, बेचारी चली गई। लेकिन यह जो है, यह सिलसिला चले। और हमें उम्मीद है नौजवान जो हमारे आए, शेरपुर से आए थे, चले गए बच्चे, ये आए, इनको हम लोग पकड़ के लाएं, इनको जोड़ें, दोस्ती करें। एक बात मैं बोलना भूल गया, एक लड़की का एक इंटरव्यू था, कह रही थी कि जब हम लोग, एक जवान लड़की, आप देखे होंगे लड़कियां कैसे आती हैं, वो छोटे स्ट्रिप के कपड़े, थोड़ा यहाँ कट है, थोड़ा ऐसे है, वैसे है, ये जेन का ड्रेस है। ख़त्म कर रहा हूँ। वह बोली कि मैं ट्रेन में जाती थी, जहाँ जाती थी वहाँ जाती थी, छेड़छाड़ होती, कुछ नहीं, बैग टच होता ही, कोई यहाँ छूता, कोई यहाँ छूता। लाखों की भीड़ में कंधा से कंधा सट रहा है, हम लोग चल रहे हैं, किसी ने भी मुझे इस तरह की छेड़खानी नहीं किया। दिल्ली आज सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जगह रही। कहावत है, दिल्ली जैसी अनसेफ कोई जगह नहीं है, लड़कियां कहती हैं। यह कौन दे पाया? आंदोलन गढ़ता है, रचता है, सृजित करता है, संस्कार देता है, जान देता है, जीवन देता है। जीवन चाहे जितना ले ले, एक जीवन लेगा, हजारों को जीवन देगा। आंदोलन की यही खूबी होती है। लाख लाख से एक लड़ा हूँ। मेरा बहुत खूबसूरत ये सिखों का एक लिखा हुआ गुरु गोविंद सिंह का मुझे बड़ा याद आता है। लाख लाख से एक लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो यह आंदोलन यही है, जैन जी यही है। जैन जी को सलाम। उनके साथ जितने वाम पंथ के, ये भी सच है, दीपके कुछ नहीं कर पाते अगर वामपंथी छात्र संगठन उनके साथ वहाँ पर, अगर ये बात छूट जाती तो अन्याय होता। वो नहीं होते, कुछ नहीं होता। सबसे ज़्यादा संख्या इनकी थी, इनकी समझ अच्छी थी, बहादुरी अच्छी थी। ऐसा AIDSO, SFI, ISF, ये दिशा और कई जिनका नाम मैं नहीं कह पा रहा, कई युवाओं का संगठन, सब चपे हुए थे, डटे हुए थे। इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं जान रहे थे कि अरे इस छोटे से इशू पर क्या जाए। नहीं,
यही रणनीति होती है भविष्य को खूबसूरत बनाने के लिए। आज की छोटी सी रणनीति, लेकिन इस छोटी सी रणनीति भी हमें ज़रूरत होगी, जान देंगे, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की ये जो सभा है, हम लोग ऑफिशियली इसको आज हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, वक्ता गण का धन्यवाद।